तेरी झलक शरीफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शरीफी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामी, आजा सामी। ये है ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला टाटा 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 टाटा, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। उसमें था तेलुगु में कि तुम्हारी जो एक झलक है वो सोने मतलब बेशकीमती सोना जो होता है उसके चमक के जैसा है। तो अब मैं हिंदी में जब कर रहा था तो वो ट्यून में नहीं आ रहा था कि सोने के जैसा, तेरी झलक सोने के जैसा या तेरी झलक, तो इसलिए मैं मजबूर होकर मैं उर्दू पे आया, तो तेरी झलक अशरफी में किया। ओहो क्या बात है जी। और जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उसको तुम देख नहीं रही हो, जो दिखाई नहीं देख रहा उसको देखने की कोशिश कर रही हो। तो उसमें मैंने लिखा था कि रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, पोशीदा मतलब छिपा हुआ है, तो रब जो छिपा हुआ है उसको तुम देखने की कोशिश, इतनी कोशिश कर रही हो, और जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है उसको तुम नहीं देख रही हो। रजनीकांत साहब के गाने में ही लिखता हूँ, दरबार हो गया, पिट्टा हो गया, कबाली हो गया, उन सब के भी गाने लिखे। तो मैं इसको भी लोग रहा था कि चलो, चूंकि अल्लू अर्जुन साहब का बहुत क्रेज है नॉर्थ में, तो मुझे लगा कि इनका ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इतना सक्सेस होगा ये उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, मैं रकीब आलम और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इन दिनों कुछ एक दो गाने जो बहुत फेमस हैं पुष्पा के, वो मैंने ही लिखे हैं, बल्कि पुष्पा के सारे गाने मैंने लिखे हैं। उसमें श्रीवल्ली है और सामी सामी है, वो बोलेगा या वो बोलेगा, ये तीनों गाने बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं अभी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना पसंद किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपकी पुष्पा के गानों की कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे। कैसे मिली ये फिल्म और कैसे आपने लिखा, क्योंकि कई भाषाओं में इस फिल्म को डब किया गया और जब हिंदी में डब किया जा रहा था तब आपने गाना लिखा क्योंकि हिंदी में था। मुझे पूरी कहानी सुनाइए ना अपनी। मुझे देवी श्री प्रसाद, जिन्हें हम डीएसपी भी कहते हैं, तो उनके मैनेजर हैं मनी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैथिली फिल्म्स वालों का फ़ोन आएगा आपके पास और आपको एक फ़िल्म के लिए गाने लिखने, तो आप बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बात कर लें और आज ही के आज आपको चेन्नई आना है एक गाने के लिए। तो फिर मैथिली फिल्म्स के मुझे कॉल आया और हमने उससे बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है आप चेन्नई आ जाओ, और लोगों ने टिकट वगैरह जो है वो भेजा। मैं चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पहुंचने के बाद मैं सीधा डीएसपी से मिला। डीएसपी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उसके शुरू की पहली जो फिल्म थी देवी, उसके साथ, उस फिल्म के साथ मैं जुड़ा हूँ और तब से वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं यूँ कहूँ कि वो मेरे भाई ऐसे हैं। वो मुझे भैया बोलते हैं, मैं भी उनको भैया बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी का रोल क्या है इसमें, इन गानों में? म्यूजिक डायरेक्टर है ना? जी हाँ, वही इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो मैं सबसे पहले जाके डीएसपी से मिला और उन्होंने मुझे गाने के बारे में पूरा डिटेल समझाया कि भैया गाना का ये मूड है, ये सिचुएशन है और ये तेलुगु के लिरिक्स है, इसके मीनिंग्स ये हैं। और वो समझने के बाद फिर हम लोग इधर उधर की बातें की। फिर बोले चलो भैया आप लोग गाना सुनते हैं। फिर मुझे लेके गए गाना दिखाने के लिए। गाना मैंने देखा तो मैं स्टन रह गया, क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड और उसके जो रिदम थे वो हिला देने वाला था। तो मैं हक कर लिया देवी को, बोला भैया क्या सॉन्ग बनाया आपने। और फिर मैंने लिप मार्किंग की, क्योंकि तेलुगु में गाना था। मैंने लिप मार्किंग की और मैं कहा कि मैं अभी जाता हूँ, मैं इस पर तैयारी करता हूँ, मैं लिख के कल आपको सुनाता हूँ। और मैं होटल आ गया। होटल में आके मैं लिखना शुरू किया और करीब करीब 2-2:30 बजे तक मैंने रात में उसको पूरा किया। सारे गाने? एक गाने, सिर्फ कौन एक सा? गाने के लिए गया था, जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े।
सिर्फ ये एक गाना के लिए उस दिन गया था। तो एक गाना मैंने लिखा। लिखने के बाद दूसरे दिन हम मिले देवी से, तो जो टाइटल था जागो जागो बकरे शिराया तो कर देगा टुकड़े, तो देवी बहुत एक्साइटेड, वो इमीडिएटली फ़ोन किया उन्होंने शिव कुमार जी को, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, और गाल से जागो जागो बकरे शेर आया तो कर देगा टुकड़े हो। तो शिव कुमार जी को बहुत पसंद आया, और फिर हम लोगों ने फिर एक सोचने लगे कि हम लोग किससे इस गाना को कराएं। तो बात निकली कि चल विशाल जी से, हम विशाल ददलानी जी उससे हम कराएंगे गाना। तो मैं, हालांकि देवी जी ने उनके कई गाने सुन रखे थे, उनका एक बेहतरीन गाना मैंने उनको यूट्यूब में सुनाया, जो उनका मदारी का गाना है, मदारी मदारी मदारी। वो गाना सुनने के बाद बोले भैया एक कंफर्म है, अब तो ये विशाल जी ही गाएंगे। फिर वो लिरिक्स कंप्लीट हो गया, मैं वापस आ गया मुंबई। देवी जी फिर मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद यहाँ मुंबई आए और उस गाने को यहाँ पे आके रिकॉर्ड किए। तो ये मेरा पहला गाना था। दूसरा गाना था श्रीवल्ली। श्रीवल्ली के लिए मैं वहाँ गया नहीं, उन्होंने ट्यून भेज दिया और लिरिक्स के ट्रांसलेशन भेज दिए, और बोले भैया फ्रीडम है, ये आपका क्षेत्र है, क्योंकि उनको मेरी पसंद पता है, तो आप इसमें खुल के लिखो। तो मैंने पूरा फ्रीडम लिया और उस गाने को जितना बेहतरीन तरीके से लिख सकता था लिखा। फिर हम जूम पे दोनों एक दूसरे से मिले और डिस्कस किए। तो उसमें 1-2 लाइनें जो थी, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ऐसा कर लो भैया। तो मैं बोला कि बस 20 मिनट मेरे को टाइम दीजिए आप। और 20 मिनट के बाद बोले ठीक है। तो वो ऑनलाइन ही थे। 20 मिनट में जब लिखा, बोला अरे भैया ये 20 मिनट में आपने क्या जादू कर दिया भैया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो हिंदी में बात करते हैं देवी प्रसाद? हाँ, हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी इसलिए बोलते हैं कि उसकी पहली फिल्म जो थी, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए। अच्छा। तो तब वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, लेकिन हम रोज 1 घंटे उससे बात करते थे हिंदी में। तो मैं बोल के उसको सिखा दिया हिंदी। लेकिन है वो तमिलियन की तेलुगु वाला है। लेकिन जो पढ़े बड़े हैं तमिलनाडु में, तो तमिल भी फर्राटेदार बोलते हैं। तेलुगु तो उनका अपना मदर टंग है। और मैं बोल के बात कर हर रोज 1 घंटे बात करता था। तो कोई हिंदी उनको आपने बिहारी सिखा दी एक तरीके से। तो वो गाना फिक्स मुझे श्रीवल्ली के बारे में बताइए, आपने कैसे लिखा था, किस लाइन पे ज्यादा डिस्कशन हुआ, और वो गाना भी एक बार अपने शब्दों में आप जैसे लिखा था, आप बताइए ना थोड़ा। वो एक्चुअली उसमें था तेलुगु में कि तुम्हारी जो एक झलक है वो सोने, मतलब बेशकीमती सोना जो होता है उसके चमक के जैसा है। तो अब मैं हिंदी में जब कर रहा था, तो वो ट्यून में नहीं आ रहा था कि सोने के जैसा, तेरी झलक सोने के जैसा, या तेरी झलक। तो इसलिए मैं मजबूर होकर मैं उर्दू पे आया, तो तेरी झलक अशरफी में किया। ओहो, क्या बात है जी। तो तेरी, क्योंकि अशरफी भी सोने का होता है, सोने का, और वो चमकता है। और श्रीवल्ली उन्होंने दिया था कि श्रीवल्ली हीरोइन का नाम है। ओके। तो हर लैंग्वेज में श्रीवल्ली ही है। जहाँ पे श्रीवल्ली वर्ड आता है, वहाँ पे हर लैंग्वेज में श्रीवल्ली ही आता है। तो उन्होंने, देवी ने बोला कि श्रीवल्ली को रखना है भैया। तो मैं तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, और तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली बातें करे 2 हरफी। 2 हरफी हम बोलते हैं, हर्फ मतलब लेटर। हाँ। तो 2 लेटर, जैसे हाँ ना क्यों, अच्छा, तो इस तरह के इसको बोलते हैं 2 हरफी जवाब देना। और मदन बर्फी, मदक बर्फी, मदक बर्फी, मादक होता ना नशीली। अच्छा, मदक बर्फी। तो मादक मतलब नशे वाला बर्फी। तो तुम्हारी आंखें नशे वाली बर्फी जैसी है। तो ये था। और उसमें एक और लाइन जो बहुत टफ था, उनमें देवी ने कहा कि इसमें यह है कि तुम मंदिर में आई हो, जो भगवान तुम जो दिखता नहीं है, तुम उसमें तुम लीन हो, और जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उसको तुम देख नहीं रही हो, जो दिखाई नहीं देख रहा है उसको देखने की कोशिश कर रही हो। तो उसमें मैंने लिखा था कि रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू।
पोशीदा मतलब छिपा हुआ है। तो रब जो छिपा हुआ है उसको तुम देखने की कोशिश, इतनी कोशिश कर रही हो, और जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है उसको तुम नहीं देख रही हो। क्या बात है, वाह, जी। क्या बात है। और ये गाना इस तरह से था कि तेरी झलक शरीफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शरीफी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। और उसके बाकी कुछ लाइनें थी जैसे अंतरे का कि तेरी सहेलियां सादा मामूली, तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। क्योंकि लड़की जो है वो थोड़ा क्या है, घमंड दिखा रही है या दुभाव खा रही है जैसा बोले, तो उन्होंने कहा कि लड़की उसको भाव नहीं दे रही है। तो लड़का बोला अरे तू इतना खूबसूरत, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हो क्या, अपनी सहेलियों से थोड़ी सी तू खूबसूरत है, तुम्हारी सहेली थोड़ी सी मतलब क्या उसको बोलते हैं एवरेज है, उसमें थोड़ी तू अच्छी लग रही है, उसके तुमको इतना घमंड है क्या। तो ये था कि तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। ओके, इसके बाद सामी सामी के बारे में मैं सुनना चाहूँगा। सामी सामी गाना जो था वो हाँ, दूसरा जो गाना था वो सामी था। सामी गाना का ऐसा था कि हमने लिरिक्स लिखा और सारे लैंग्वेज में डब हो गए और रिलीज हो गया, और सामी गाना रिलीज नहीं हो पाया। उसके कुछ डिस्कशन चल रहे थे हिंदी के रिलीज के, फिल्म रिलीज के को लेकर, उसकी वजह से उसमें थोड़ा लेट होगा। और बाद में उस गाने को सुनिधि जी ने गाया। उसमें एक दो लाइनें थी जो सुनिधि जी ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया। उसमें ये था कि गुटखा दबा के मुंह में कस कस चबाए तो देवी ने बोला कि नहीं गुटखा नहीं डाल सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, आप उसको गुटखा डालने मतलब कि आप गुटखा को प्रमोट कर रहे हो, तो ये एंटी ये हो जाएगा। तो उसके जगह पे बीड़ा डाला, तो बीड़ा दबा के मुंह में कस कस चबाए। और एक लाइन था लुंगी के ऊपर था कि वो एक्चुअली हीरो जो है यहाँ तक लुंगी उठाता है, वहाँ साउथ में ऐसा चलता है, ऐसे लुंगी उठा के ऐसे लपेटते हैं, तो वो लपेटने का सीन है। तो मैंने लिखा था लुंगी उठा के पिया ऐसा कुछ, तो बोले कि नहीं ऐसा थोड़ा सा वल्गर मीनिंग आ जाता है। तो मैंने लिखा कि घुटने पे लेके पिया लुंगी लपेटे पिया, दिल मेरा धक से करे सामी। तो अब आप सामी भी सुना दीजिए। तू जानू वानू जो कहता है मर, तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामी मर सामी। मैं जानू जानू मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामी आजा सामी। ये है उ बोलेगा या उ बोलेगा साला टाटा 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 टाटा, उ बोलेगा या उ बोलेगा साला। अगला ये गाना है और इसे गाया है कनिका कपूर जी ने, और इसकी भी एक अलग कहानी है। इस गाने में 4 नोट का इस्तेमाल किया गया, सा 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 ग ग ग रे 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 सा 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 ग ग ग रे 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 सा सा सा। तो इसमें मैं एग्जैक्टली मतलब नोट्स नहीं गा पा रहा हूँ क्योंकि सा 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 ग ग ग नहीं, सा 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 ग ग ग रे 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 सा सा, 4 नोट में ही गाना बनाया। उ बोलेगा या उ बोलेगा साला टाटा 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 टाटा, उ बोलेगा या उ बोलेगा साला। अगला गाना यही है और इसे गाया है कनिका कपूर जी ने। और इस गाने के पीछे भी कहानी है क्योंकि ये गाना जो है 4 नोट पे कंपोज किया गया है।
सा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। तो ये अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि इसके पहले इलियाराजा साहब ने 3 नोट में गाना बनाया था। और ये इसमें सिर्फ 4, जबकि 7 सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा। इसमें इन्होंने सिर्फ 4 नोट का इस्तेमाल किया है। तो क्या जो भी गाने बॉलीवुड के बनते हैं या नॉर्मल, तो उसमें सातों सुर इस्तेमाल किए जाते हैं? कहीं ना कहीं तो अभी अगर शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं 7 सुर तो लग ही जाते हैं। ओके, तो ऐसे में 4 सुर और 3 सुर पे गाना बनना बहुत अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ओके ओके। तो इन्होंने तो लिखना भी उतना ही चैलेंजिंग है? लिखना क्यों है, वो तो हमको ट्यून में लिखना, आप ट्यून जैसा देंगे वैसा लिखेंगे, लेकिन कंपोज करना मुश्किल है। तो 4 नोट, उन 4 नोट को ही पकड़ा उन्होंने और 4 नोट पे ही पूरा गाना बनाया। तो ये अपने आप में एक यूनिक सॉन्ग है। इस दूसरी बात यह है कि हम जब डिस्कस कर रहे थे डीएसपी साहब से, तो हम लोगों ने बोला भैया, उन्होंने बोला भैया हम लोग जनरली जो आइटम नंबर जो सॉन्ग्स होते हैं, तो उसको टिक चका डंक टक उस टाइप का हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डिफरेंट टेम्पो में डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा मध्यम टाइप का और थोड़ा स्लो मोशन में इसका ये देवी प्रसाद जी का भी जो म्यूजिक है, ये हिंदी में सबसे बड़ा हिट होगा उनके लिए ये? हाँ बिल्कुल। हाँ, ओके। इसके पहले मैं देवी साहब के साथ आ अंटे अमलापुरम में गाना था, वो आपने लिखा था? वो मैंने लिखा था, और वो देवी साहब का ही म्यूजिक था। ओके। फिर देवी साहब ने तो आ अंटे से ही आपने इसमें भी कुछ डाला है, पुष्पा में? नहीं। अच्छा। आ अंटे अमलापुरम वो अलग ही गाना था। वो मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने लिखा था, जिसमें सोनू सूद जी और नसीरुद्दीन साहब थे। तो उसमें हम लोगों ने किया था वो गाना। जी। ये थी आपकी पुष्पा के सभी गानों की कहानी। और कोई गाना बचा इसका? और एक गाना और है, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। हाँ। एक वो गाना है। हाँ। तो वो गाना भी हम लोगों ने कहा कि भाई ये अभी पुष्पा जो है अभी एक बड़ा सिंडिकेट बन गया है अपने चंदन के लकड़ी के लिए। तो अभी उनका अड्डा है और ये विलेन के साथ उसका एक टसल है। तो उस पे ये गाना बनाया गया कि ये बिड्डा ये मेरा अड्डा। आप जब इसके गानों को हम लोग देखते हैं, इसके बीट्स को, म्यूजिक को, इसके लिरिक को देखते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि 80s 90s के गानों को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, लिरिक वाइज भी और म्यूजिक वाइज भी। जी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आप मुझे समझाएंगे कि ये क्या है? ये एक्चुअली फिल्म का जो थीम था, जो फिल्म का जो थीम है वो एक डिफरेंट थीम है। पूरा जंगल है और लेबर क्लास ये है, सारा सब लेबर लोग ही काम कर रहे हैं। तो उसका फिल्म का जो कलर है उस हिसाब से देवी जी ने उसको पेंट करने की कोशिश की है। वरना मॉडर्न भी गाने बना सकते हैं और बनाते हैं, लेकिन चूंकि इस फिल्म का जो डिमांड था कि इसके कैसे गाने होने चाहिए, तो सिचुएशन को समझते हुए डांस, इसके जो स्टेप्स हैं वो भी बड़े अतरंगी हैं। हाँ जी, उनके कोरियोग्राफी भी अपने आप में एक यूनिक है। आप जब पहली बार मिले थे, गानों को देखा होगा विजुअली, आपको लगता था ये हिंदी में लोगों के दिलों को छू पाएगा, कि आपको लगा था कि नॉर्मल जो फिल्में होती हैं जो 4 भाषाओं में बनती हैं, डब की जाती हैं, वैसे ही चलेगा? क्या चल रहा था दिमाग में, सच बताइए। दिमाग में था कि कुछ अलग तो होगा, लेकिन इतनी सक्सेस की उम्मीद थी आपको? नहीं, इतनी सक्सेस की उम्मीद नहीं थी। इतने बड़ा वायरल हो जाएगा और इतना लोग इतना पसंद करेंगे, तो इतना बड़ा सक्सेस का हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन था कि भाई इसके पहले भी कई फिल्मों के लिए लिखा, जैसे मैं दरबार के लिए लिखा, रजनीकांत साहब कुछ, जो मैक्सिमम रजनीकांत साहब के गाने मैं ही लिखता हूँ। दरबार हो गया, पिट्टा हो गया, कबाली हो गया, उन सब के भी गाने लिखे। तो मैं इसको भी लोग रहता कि चलो, चूंकि अल्लू अर्जुन साहब का बहुत क्रेज है नॉर्थ में, तो मुझे लगा कि इनका ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इतना सक्सेस होगा ये उम्मीद नहीं थी। आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया है कोविड के बाद? आपका इतना सुपर डुपर हिट गाना है खो जाना, किस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं, किस तरह का काम बढ़ गया है, कितने बिजी हो गए हैं? कोविड के बाद तो एक तो मेरे लिए सैड था कि मेरे फादर हमसे गुजर गए, मैं उनको खो दिया कोविड में। और खुशी की बात है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी हिट साबित हुई है ये फिल्म।
और इससे कई लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ है और लोग अपना प्यार दे रहे हैं।